इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22। पिछली वीडियो में हमने हाउस प्रॉपर्टी के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और एक छोटी सी वीडियो थी, उसमें एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के तरीके भी बताए गए थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है, एनुअल वैल्यू उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स का पता होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी मेनली यहाँ पर 3 टाइप की दी गई है। एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तीनों का मीनिंग क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो किराए पर दी गई है, जहां से आप इनकम कमा रहे हो उस प्रॉपर्टी को किराए पर देकर, वो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो खुद रहने के लिए यूज की जा रही है, उसका नेम होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और डीम्ड लेट आउट का मतलब क्या है? डीम्ड मतलब मानना, ये मानना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है। तो यहाँ पर जो ये डीम्ड लेट आउट का केस है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी किराए पर दी गई हो, लेकिन यहाँ पर मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है। ऐसा किस केस में होगा? मान लो कोई ओनर है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कई हाउस है उसके, तो उसके 2 हाउसेज को छोड़कर 2 हाउस उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में माने जाएंगे। तो 2 हाउस को छोड़कर बाकी उसके जितने भी हाउस होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी ये मानी जाएगी कि उसने लेट आउट की हुई है। चाहे उसने की हो लेट आउट या ना की हो, तो उसे लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एजम्पशन मिलती है 2 हाउसेज की। और यहाँ पर ओनर के पास ऑप्शन होता है, अगर उसके कई हाउस हैं, कि वो अपने कोई से भी 2 हाउस को चूज कर सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, और बाकी पर उसे लेट आउट माना जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आएंगे अब क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, जैसे कि एक वर्ड ये है वैकेंट। वैकेंट का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी खाली थी। प्रॉपर्टी के खाली रहने का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि वो प्रॉपर्टी किसी को आगे किराए पर नहीं दी गई, पूरे साल या फिर कुछ टाइम तक या कुछ महीनों तक वो प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दी गई, वो खाली रही, इस वजह से वहां पर वैकेंट वर्ड यूज किया जाएगा। और अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। तो क्या होता है अनरियलाइज्ड रेंट? पिछले साल अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी गई थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसे उस प्रॉपर्टी का किराया नहीं मिला, मतलब वहां से उसको कोई इनकम नहीं हुई। तो अब अगर यहाँ पर ओनर को रेंट रिसीव नहीं हुआ अपने किराएदार से, तो यहाँ पर इस बात का ओनर को पता है कि उसे इनकम नहीं हुई उस प्रॉपर्टी से, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी किराए पर दी जा चुकी है, तो उनके अकॉर्डिंग तो ओनर ने रेंट रिसीव किया होगा, बट एक्चुअली में ओनर ने रेंट रिसीव नहीं किया। तो यहाँ पर जो पैसा ओनर ने, जो इनकम उसने नहीं कमाई, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देंगे। तो 4 कंडीशन दी गई हैं, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी से उसे इतने टाइम तक या फिर इतनी अमाउंट की इनकम नहीं मिली। अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अनरियलाइज्ड रेंट की। तो यहाँ पर 4 कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है कि वो प्रॉपर्टी सच में किराए पर दी हुई होनी चाहिए। अगर वो एक्चुअल में किराए पर दी हुई है तभी उसको अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेंटेड और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंप्लीट हिम टू वैकेंट द प्रॉपर्टी, कि जिस टेनेंट ने रेंट नहीं दिया ओनर का, तो ओनर ने क्या किया हो, अपनी प्रॉपर्टी को उससे खाली करवा लिया गया हो। या तो टेनेंट ने खुद वो प्रॉपर्टी खाली कर दी हो, या फिर जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसने कुछ ना कुछ स्टेप लिए हों उस प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए, क्योंकि टेनेंट ने उसका रेंट पे नहीं किया था। थर्ड पॉइंट है कि जो टेनेंट है उसने उसी सेम ओनर की दूसरी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर ना की गई हो, कोई ऑक्यूपेशन में ना हो मतलब की प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट है कि एसएससी के द्वारा अपने अनरियलाइज्ड रेंट को रिकवर करने के लिए, जो टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसने कुछ ना कुछ लीगल प्रोसीडिंग की गई हो, कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लिए हों टेनेंट के खिलाफ। तो ये 4 कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस अमाउंट को अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा जो एक्चुअल में ओनर ने रिसीव नहीं की, और इसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, इस पर उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये चारों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये माना जाएगा कि उसका कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था, उसने एक्चुअल में रेंट रिसीव किया है और उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये 2 टर्म थी वैकेंट की और अनरियलाइज्ड रेंट की, ये क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन दी गई है डिफरेंट टाइप के हाउसेज की। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? इन केस ऑफ लेट आउट हाउस नाइदर
वैकेंट नोर एनी अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई हाउस है, वो किराए पर दिया गया है बट ना तो वो खाली रहा और ना ही उसका कोई अनरियलाइज्ड रेंट था। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के मेन 3 स्टेप हैं। सबसे पहले कंपेयर करना है फेयर रेंट को और म्युनिसिपल वैल्यू को। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इनको हम कंपेयर करेंगे। इसमें से जो भी हायर अमाउंट होगी उसको ले लेंगे, जो भी इन दोनों में से हायर होगा वो अमाउंट ली जाएगी। अब जो हायर अमाउंट है इसको सेकेंड स्टेप में लेकर जाएंगे, फिर हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन होगा, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको माना जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि इतना एक्चुअल में ओनर ने रेंट रिसीव किया होगा, चाहे कितना भी किया हो लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन की जाती है। फिर इसके बाद एक्चुअली में जो उसने रेंट रिसीव किया है वो लेंगे हम। इन दोनों के बीच में थर्ड स्टेप में कंपेयर किया जाएगा। इनमें से जो भी हायर अमाउंट होगी उसको ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाएगा प्रॉपर्टी की। अब यहाँ से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे। अगर ओनर ने कोई भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है, किसी भी म्युनिसिपल अथॉरिटी को अगर उसने टैक्स पे किया है तो वो अमाउंट की यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगी और ये प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी ना तो खाली रही थी ना ही ये अनरियलाइज्ड रेंट था, तो ये यहीं तक क्वेश्चन होगा, एनुअल वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी की। सेकेंड क्या था? इन केस ऑफ लेट आउट हाउस रिमेन वैकेंट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है बट वो कुछ टाइम तक खाली रही है, पूरे टाइम या फिर कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ टाइम तक। तो अब यहाँ पर एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी प्रॉपर्टी की? अगर वो प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रही है, वैकेंट फुल ईयर, अगर वो पूरे ईयर में खाली रही है तो यहाँ पर उसकी कोई एनुअल वैल्यू नहीं होगी प्रॉपर्टी की, क्योंकि उसे एक्चुअल में कोई रेंट रिसीव नहीं हुआ, पूरे साल खाली रही। तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी नील मानी जाएगी प्रॉपर्टी की। अगर प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक प्रीवियस ईयर में खाली रही है तो इस केस में क्या होगा? अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट को माना जाएगा, और अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तब भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट को ही माना जाएगा। अगर प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक पार्ट उसका प्रीवियस ईयर में वैकेंट रहा है तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसका एक्चुअल रेंट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ लेट आउट हाउस डज नॉट रिमेन वैकेंट बट अनरियलाइज्ड रेंट, अगर कोई हाउस था लेट आउट किया गया है जो पूरे साल प्रीवियस ईयर में खाली तो नहीं रहा बट उसका कुछ ना कुछ अनरियलाइज्ड रेंट था। अनरियलाइज्ड मतलब कि वो रेंट जो ओनर को रिसीव नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें से क्या चीज़ लेस की जाती है? सबसे पहले अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया है तो वो लेस होगा, और सेकेंड नंबर पर अनरियलाइज्ड रेंट है, इसको कैलकुलेट करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट को। और ये अनरियलाइज्ड रेंट तभी डिडक्ट किया जाएगा अगर जो 4 कंडीशन दी गई हैं, 4 रूल दिए गए हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं। अगर 4 रूल सेटिस्फाई हो गए हों तो इस अनरियलाइज्ड रेंट की भी डिडक्शन मिल जाएगी और एनुअल वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी की। फोर्थ कंडीशन थी इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड देयर आर अनरियलाइज्ड रेंट। यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? अगर कुछ टाइम तक प्रीवियस ईयर में वो वैकेंट रहा हो तो यहाँ पर दिया गया था कि उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट माना जाएगा। तो एक्चुअल रेंट यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स और सेम वही अनरियलाइज्ड रेंट अगर 4 रूल सेटिस्फाई होते हैं तो डिडक्ट कर देंगे और प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का केस। यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, और जो म्युनिसिपल टैक्स होता है उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलती। यहाँ पर एनुअल वैल्यू इसकी नील होती है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होती। जो इंटरेस्ट होगा, अगर कोई उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी रिपेयर के लिए कोई लोन लिया गया है तो उसके इंटरेस्ट की यहाँ पर डिडक्शन मिलती है अप टू 30,000, और मैक्सिमम लिमिट होती है इसकी 2 लाख तक की। तो यहाँ पर भी इसकी 2 लाख तक की कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई है, उनके बेस पर हम करेंगे इसे। और अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो उसे सेट ऑफ किया जा सकता है किसी अदर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, या फिर किसी अदर हेड की इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर कोई प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में कुछ टाइम तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही और कुछ टाइम तक वो लेट आउट रही, तो इस केस में उस हाउस को लेट आउट हाउस ट्रीट किया जाएगा।
सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर उसकी एनुअल वैल्यू नील नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी कुछ टाइम तक लेट आउट और कुछ टाइम तक सेल्फ ऑक्यूपाइड रही है तो उसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। 7th है मोर देन 2 हाउस इन ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर। अगर ओनर के 2 या 2 से ज़्यादा हाउस हैं, अगर उसके 2 हाउस हैं तो 2 हाउस तक की उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड में माने जाते हैं, बट 2 को छोड़कर अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो लेट आउट माने जाएंगे, डीम्ड टू लेट आउट। और डीम्ड टू लेट आउट का ट्रीटमेंट कैसे होगा? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, उसके बाद उसमें से म्युनिसिपल टैक्स है जो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। एनुअल वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी की, इसके बाद इसमें से डिडक्शन मिलती है। जो भी एनुअल वैल्यू आती है इसका 30%। ये 30% किस लिए होता है? ये रिपेयर वगैरह के लिए होता है, चाहे एक्चुअल में उसकी रिपेयर वगैरह करवाई गई हो या ना करवाई गई हो, तो 30% की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है कि रिपेयर के लिए थे ये। सेकंड, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इसकी जो लिमिट थी वो 30,000 से 2 लाख तक की थी, बट यहाँ पर अगर डीम्ड टू लेट आउट का केस है तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि इतनी डिडक्शन मिलेगी ही, एनुअल वैल्यू का 30%, चाहे कोई एक्सपेंडिचर उस प्रॉपर्टी पर किए गए हों चाहे ना किए गए हो। तो 3 टाइप की हाउस प्रॉपर्टी पड़ी थी। पहली थी लेट आउट। लेट आउट के केस में 30% की रेट से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी एनुअल वैल्यू पर। डीम्ड लेट आउट का केस होगा अगर, तो 2 हाउस को छोड़कर बाकी जो हाउस होंगे तो उनके ऊपर भी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है तो यहाँ पर 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड में माने जाएंगे और यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ये चार्ट दिया गया है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में। टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ग्रोस एनुअल लेंगे वैल्यू, इसके बाद इसमें से म्युनिसिपल वैल्यू जो है म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया हो जो भी लोकल अथॉरिटी को, वो डिडक्ट कर देंगे। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट हो, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हों तो वो भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से क्या डिडक्शन मिलती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 किस टाइप की डिडक्शन है? एक तो यहाँ पर डिडक्शन होगी स्टैंडर्ड रेंट की, स्टैंडर्ड रेंट नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी? 30% की होगी। नेट एनुअल वैल्यू का 30% निकाल कर इसमें से लेस कर दिया जाएगा। सेकंड डिडक्शन होगी अगर कोई इंटरेस्ट होता है लोन के ऊपर, अगर कोई लोन लिया गया है परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी को, कंस्ट्रक्शन या उसको रिपेयर करवाने के लिए, हाउस को प्रीवियस ईयर से रिलेट करता हो अगर वो, तो उस इंटरेस्ट की उसे डिडक्शन मिल जाएगी। सेकंड डिडक्शन मिलेगी कि प्रीवियस ईयर से पहले जब हाउस कंप्लीट हो गया था तो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में भी डिडक्शन दी जाएगी। तो यहाँ पर ये सब डिडक्ट करने के बाद उस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम आ जाएगी।